Hello, welcome back dear. This is Ravi. On the screen before you, let's have a focus on para-jumble or rearrangement. How to track, how to solve rearrangement, how to put on the correct position of the sentence of the rearrangement. कैसे हम लोग एक rearrangement का एक para-jumble के sentence को कैसे उसके करेक्ट पोजीशन पे पुट करें, आइए आज rearrangement की उन बारीकियों को हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, आज का जो हमारा रीअरेंजमेंट का पाराजंबल का जो सेकंड एपिसोड आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए माय डियर। तो जो हम लोग पाराजंबल का काम करते हैं, तो आज मूल तौर पे वर्ड्स का पाराजंबलिंग, वर्ड्स का रीअरेंजमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हाउ टू रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस। ध्यान दीजिए, पाराजंबल का सबसे फर्स्ट जो कोड है हमारा, मैंने जो बात की थी कि मैं कोड के आधार पे आप लोगों को रीअरेंजमेंट करना सिखाऊंगा, तो पाराजंबल का जो फर्स्ट कोड है माय डियर, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। वाक्य को आइडेंटिफाई कर लें, उसके जो भी हमारा कंटेंट्स दिया हुआ है रीअरेंज करने के लिए, उस कंटेंट्स को देख करके ही हम पहचान जाएं कि हमारा सेंटेंस जो है वो कैसा है। तो ध्यान रहे, सेंटेंस को जब पहचानने की बात आती है, तो चूंकि सेंटेंस का काइंड्स जो हम लोग करते हैं, सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो उसको क्लासिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसका दो ग्राउंड होता है, उसका दो आधार होता है, दो तरीके से उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है माय डियर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और सेकंड होता है बेस्ड ऑन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को यह आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस हमारा कंस्ट्रक्शन के आधार पे कैसा है। हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन के आधार पे जब सेंटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें चार टाइप्स प्राप्त होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। दीज आर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड सेंटेंस। तो सबसे पहले तो यह पता लगाना है कि हमें जो कंटेंट्स दिया हुआ है, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको रीअरेंज करने के बाद जो मेरा सेंटेंस क्रिएट होने जा रहा है, जो हमारा सेंटेंस बनने जा रहा है, वो सेंटेंस कैसा है या कैसा बनेगा। सिंपल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा या हमारा मिक्स्ड सेंटेंस बनेगा। तो हम उसके कंटेंट्स को ही देख करके, हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देख करके ही पहचान जाएंगे कि हमारा सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसको पहचानना है। नेक्स्ट हमें देखना है माय डियर कि यदि हमारा सेंटेंस सिंपल बन रहा है, ध्यान दें, यदि हमारा सेंटेंस क्या बनने जा रहा है, यदि कंटेंट्स को देखने के बाद हमें यह पता चल गया कि सेंटेंस हमारा सिंपल है। सिंपल सेंटेंस के लिए क्या कंडीशन है, वो आप इस एपिसोड का फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। पाराजंबल का जो फर्स्ट एपिसोड है कि किसी भी वाक्य का सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड होने के लिए उसकी क्या कंटेंट्स हो सकती है, हम क्या देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड है। ध्यान रहे, मैं कंफर्म कर पा रहा हूं, यदि हमारी दिमाग ये इस बात को बिल्कुल क्लियरली उसको एंटिसिपेट कर ले रहा है, स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारा सेंटेंस सिंपल बनने जा रहा है इस कंटेंट से, उसके बाद ध्यान देना है माय डियर, जो थर्ड हमारा कोड है कि वो फंक्शन के आधार पे सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस सिंपल है वो तो पता हो गया, किसकी चीज के आधार पे, कंस्ट्रक्शन के आधार पे। चूंकि हमें सेंटेंस को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वर्ड्स को अरेंज करके, रीअरेंज करके। पहले वर्ड्स दिया हुआ है परंतु वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर में नहीं है। तो ध्यान रहे, हमें पता चल गया कि सेंटेंस हमारा सिंपल बनेगा। तो अब सिंपल का 5 प्रकार होता है। सिंपल सेंटेंस के लिए उसको हम 5 विभागों में बांट सकते हैं। वो कौन है, तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, ये 5 प्रकार का सेंटेंस हमें प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रहे, काइंड्स, सिंपल का काइंड्स और उसका स्टार्टर। माय डियर, जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस हमारा सिंपल है और सिंपल का असर्टिव है, तो क्लियर होगा कि जो भी कंटेंट्स दिए हुए हैं उसमें हमारा जो सेंटेंस की स्टार्टर होगी, चूंकि स्टार्टर, यही दिक्कत होती है, समस्या होती है कि हम जो बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें किस वर्ड्स को सर्वप्रथम रखें, स्टार्टर कौन होगा, शुरुआत कौन करेगा, कहां से शुरुआत करें। तो ध्यान रहे, जैसे ही हमें कंफर्म होगा कि हमारा सेंटेंस जो है सिंपल का कंस्ट्रक्शन वाला सेंटेंस है, मतलब इस कंटेंट से जो वर्ड्स दिए हुए हैं इससे सिंपल का बनेगा, तो उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल का कैसा बनेगा। तो मान लिया यदि हमें पता चला कि सिंपल का असर्टिव बनेगा, तो
तब कंफर्म है माय डियर कि जो सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो डायरेक्ट मेन वर्ब से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब कहिएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, तो इसके पहचान के लिए आप लास्ट वीडियो इसका इस एपिसोड का फर्स्ट, इस पारा जंबल का रीअरेंजमेंट का फर्स्ट एपिसोड आपको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि देखते ही आप कैसे पहचान जाएंगे कि सेंटेंस हमारा कौन सा पार्ट से है, कौन सा सिलेक्शन से है। सेकेंड, यदि हमें पता चल गया सेंटेंस सिंपल है लेकिन सिंपल का इंट्रोगेटिव है, तो माय डियर कंफर्म हो गया कि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट से होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। या दूसरा केस है कि यदि WH वर्ड्स भी है, W वर्ड्स कहें तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, H वर्ड कहें तो हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये सब वर्ड लगा हुआ मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले वर्ड्स को रखेंगे, WH वर्ड्स को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यदि हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा सिंपल का है और सिंपल का तो है लेकिन वो असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, वो सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है, तो आपको सबसे पहले वर्ब को रखना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी रहेंगे उसको रखना होगा। आइए अब यदि आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस सिंपल में ऑप्टेटिव का है, तो ऑप्टेटिव का है माय डियर, तो कंटेंट्स में आपको लिखा हुआ रहेगा आई विश, मे, वी विश, विश यू, इस तरह का वर्ड लिखा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस की जो शुरुआत होगी इन्हीं तमाम में से किसी भी वर्ड से शुरुआत होगी और उसके बाद जो हमारा डिमांड होगा, जो एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा वर्ड्स का एक दूसरे के साथ, उस पेयर को रखेंगे। नेक्स्ट, यदि हमें पता चल गया कि हमारा सेंटेंस सिंपल कंस्ट्रक्शन का तो है परंतु सिंपल में वो क्या है, एक्सक्लामेटरी है, तो ध्यान रहे एक्सक्लामेटरी यदि सेंटेंस हमें पता चल गया तब सेंटेंस की जो शुरुआत होगी हाउ, व्हाट, सो, सच या टू से होगी। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। इसको आप वीडियो को रोक करके और पूरे को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेंटेंस का क्या काइंड्स होगा, उसके किस प्रकार का फंक्शन के आधार पर उसका क्या काइंड्स होगा, तो उसका हम स्टार्टर कैसे करेंगे, कहां से उसकी स्टार्टिंग होगी। आइए, तो ये 2 पॉइंट आप, 2 सेट आप यहां पे सीख रहे हैं। नेक्स्ट सेट में आपको देखिए मैं बताता हूं, तीसरा जो सेट होता है माय डियर, थर्ड जो कोड होता है वो कोड कह रहा है हमारा पेयर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला जो कोड है पारा जंबलिंग का रीअरेंजमेंट का जो फर्स्ट कोड है, मतलब सर्वप्रथम जिस पे हमें स्ट्रेस करनी है, हाईलाइट करनी है, वो है कि कंटेंट्स को देख करके आइडेंटिफाई कर लेना कि हमारा सेंटेंस इससे किस प्रकार का बनने जा रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कंस्ट्रक्शन के आधार पे, मतलब सेंटेंस जो बनेगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड बनेगा। दूसरा, जैसे ही हम कंफर्म हो जाएंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल का बनने जा रहा है, तो तब हम कंफर्म करेंगे माय डियर कि अब जो हमारा सेंटेंस बनने जा रहा है वो कैसा बनने जा रहा है, असर्टिव बनने जा रहा है, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लामेटरी। और जैसे ही हमारा कंफर्म हो गया कि सिंपल बनेगा और उसका ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव या हमारा असर्टिव बनेगा, तो उसके हिसाब से कुछ भी कंटेंट्स रहे, स्टार्टिंग उसका जो मैं आपको बताया उसी तरह से वही उसका स्टार्टर होगा और वहीं से उसी शब्दों को रख करके सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे। तीसरा जो कोड है माय डियर, जो थर्ड रूल है, वो हमारा यह कह रहा है पेयर कंस्ट्रक्शन। किस चीज का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, किस चीज का, पेयर, युग्म बनाना, युगल बनाना, कपल तैयार करना। तो माय डियर, जैसे ही सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला हुआ है, तो उसमें पेयर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यदि शब्दों का एक से एक या एक से ज्यादा शब्दों को एक साथ जोड़ने की बात होगी, एक साथ सही पोजीशन पे लाने की बात होगी, तो उसमें सेंटेंस में इस तरह का पेयर आपको देखने को मिलेगा। जो आप सेंटेंस बनाए हैं या देखते हैं, एज यूजुअली इस चीज को जानते हैं, परंतु एग्जैक्ट वे में उसको समझते नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। ध्यान रहे माय डियर, जब भी पेयर बनाना शुरू करेंगे तो एक जो हमारा बनता है फर्स्ट पेयर, वो होता है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और वर्ब का पेयर। कहने का मतलब कि कोई वाक्य वैसा कंटेंट्स का हमारा सेंटेंस है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
तो वैसे स्थिति में सबसे पहले सब्जेक्ट को आप रखेंगे, उसके बाद आपको क्या रखेंगे, मेन वर्ब को रखेंगे। माय डियर सॉरी, यहां वर्ब नहीं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि सब्जेक्ट तो मैं नहीं जानता हूं, सब्जेक्ट के रूप में क्या आ सकता है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इसका कंडीशन आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया हुआ है कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट जो हो सकता है वो कैसा वाक्य शब्द हो सकता है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है किस प्रकार का शब्द ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी वाक्य का, मेन वर्ब किस प्रकार का शब्द हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार का शब्द हो सकता है, ये सब फर्स्ट एपिसोड में आपका कंफर्म किया हुआ है। फर्स्ट एपिसोड आप देख सकते हैं। सेकेंड है माय डियर जो हमारा फैक्ट, वो कह रहा है, सेकेंड कंस्ट्रक्शन है कि यदि किसी भी वाक्य में आपको लग रहा है कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या चीज है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा, जो रिलेशन बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, आगे जो अदर वर्ड्स होंगे उसको रखेंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को डाल देंगे। नेक्स्ट जो पेयर कंस्ट्रक्शन हो रहा है माय डियर, यदि आपको जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है, पेयर कंस्ट्रक्ट करना है। यदि उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप ए एंड द देख रहे हो और नाउन मिल रहा है, तो ध्यान रहे ये जो ए एंड द का जो पोजीशन होगा माय डियर, नाउन के पहले होगा। एक तरह का पेयर ऐसा भी बनेगा, मतलब ए एंड द जो होगा वो नाउन के पहले होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकेंड, यदि एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो रीअरेंज करने के लिए आपको वर्ड्स दिया हुआ है उसमें यदि एडजेक्टिव आपको दिखाई पड़ रहा है, नाउन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो वहां जो एडजेक्टिव को आप रखेंगे वो नाउन के पहले रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। माय डियर, यदि आर्टिकल्स, एडजेक्टिव और नाउन तीनों दिखाई पड़ रहा है, वहां ध्यान देंगे कि आर्टिकल्स को सबसे पहले, उसके बाद एडजेक्टिव्स को और नाउन को सबसे लास्ट में रखेंगे। मतलब एडजेक्टिव जो होगा नाउन के पहले होगा और आर्टिकल्स के बाद में होगा और आर्टिकल सबसे पहले होगा माय डियर। मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स को रखेंगे। तो एक ये हमारा पेयर का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखिए आगे का, यदि आपको किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है उसमें आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ रहा है। अब आप कहिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो मैं नहीं समझ रहा हूं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो माय डियर एडवर्ब को तो समझना होगा ना। पहचान तो शब्द को आप पहचानेंगे नहीं कि शब्द क्या है, कैसा शब्द है, तो उसका फंक्शन आप कैसे कीजिएगा, उसका गिस्ट कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो माय डियर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है माय डियर, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं, कौन सा एडवर्ब को, कैसा शब्द को किस प्रकार का एडवर्ब के श्रेणी में रखते हैं, ये हमारा एडवर्ब का वीडियो का लिंक में जाकर के आप लोग देख सकते हैं और उसके सिलेक्शन को, उसके जो है क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। शब्द को देखते ही यह समझ जाना कि यह शब्द हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब में भी कौन सा कैटेगरी का है, कौन सा काइंड्स का है, ये शब्द को देख करके पहचान सकते हैं। एडवर्ब वाले पार्ट में, एडवर्ब वाले वीडियो में जाकर के इस चीज को समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहां चर्चा कर रहा हूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता को डिनोट करते हैं, रिपीटेशन को दिखाते हैं, जैसे ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, यूजुअली, ये जो हमारा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, जस्ट, स्टिल, येट, ये जो हमारे शब्द है माय डियर, ये शब्द हमारा एडवर्ब है और एडवर्ब में भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने वाले एडवर्ब हैं। तो ध्यान रहे, यदि हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है रीअरेंज करके एक सेंटेंस क्रिएट करने के लिए और हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ रही हो, हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ रहा हो, मेन वर्ब दिखाई पड़ रहा हो, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा, जितना भी वर्ड्स मैं देखा, जो आपको बताया, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होगा। यदि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई पड़ रहा हो तो ध्यान रहे माय डियर। अब कहिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ सकता है, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। तो इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, एक सब्जेक्ट के साथ बनेगा। मतलब इसके पहले आगे आने वाला जो शब्द होगा माय डियर वो सब्जेक्ट होगा। यहां पे सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो वर्ड रहेगा उसको रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब रखेंगे। अब आपको पता हो गया कि मेन वर्ब को रख दिए, तो आपको पता है कि जब मेन वर्ब होता है तो मेन वर्ब के बाद क्या आता है माय डियर, आपको बताया था ऑब्जेक्ट,
कि मेन वर्ब के बाद आने वाला, मेन वर्ब के बाद का जो सीक्वेंस वाला वर्ड होता है, मेन वर्ब के बाद के ऑर्डर वाले जो वर्ड होते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहां के बाद ऑब्जेक्ट का पॉसिबिलिटी बनेगा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स को रखेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट करने वाला एडवर्ब, जैसे हियर, देयर, वेयर, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, मैनर को दिखाई पड़ने वाला, मतलब वैसा वर्ड जो एडवर्ब तो है लेकिन वो इससे मैनर का पता चल रहा है, जैसे स्वीट, सॉफ्टली, स्लोली, फास्ट, वेल, फ्लुएंटली, रैपिडली, इस तरह का वर्ड, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। टाइम दिखाने वाला, व्हेन, 2 मिनट्स अगो, बिफोर, तो इस तरह का यदि हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या टाइम आ रहा है, यदि इनमें से कोई भी आ रहा हो तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमारा आएगा मेन वर्ब के बाद आएगा, उसकी जो पोजीशन आएगी, उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो मेन वर्ब के साथ बनेगा, लेकिन कहां, मेन वर्ब के पहले कि मेन वर्ब के बाद। तो माय डियर, वो जो वर्ड हमारा आएगा क्या आएगा, वो मेन वर्ब के बाद में यूज होगा, मेन वर्ब के बाद में आएगा। तो एक पेयर हमारा यह बन रहा है कि मेन वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पेयर है वो है माय डियर कि यदि आपको टू दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, यदि बहुत सारा वर्ड्स हमारा दिया हुआ है, उसको रीअरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, रीअरेंजमेंट करनी है, पैराजम्बलिंग करनी है, और उसमें यदि टू दिखाई पड़ रहा है तो उसी समय आप कंफर्म हो जाइएगा कि टू के बाद जो हमारा शब्द आएगा वो या तो वर्ब का प्रथम रूप आएगा, या कोई नाउन आएगा, या कोई प्रोनाउन आएगा, बाकी दूसरा कोई शब्द नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कि एक चीज और कंफर्म हो लिए, यदि टू के बाद कोई प्रोनाउन आएगा माय डियर, तो वो जो प्रोनाउन होगा, उस प्रोनाउन जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे टू आई नहीं आएगा, टू मी होगा, तो देखना होगा कि क्या कहीं हमारा जो प्रोनाउन है मी भी लगा हुआ है, तो वैसा केस में एक बहुत बड़ी संभावना होगी कि टू के बाद मी आएगा। यदि प्रोनाउन है ही नहीं, तब देखना है कि क्या नाउन है, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, टाउन, मार्केट, स्टेशन कुछ है तो वो आएगा। यदि वो भी नहीं है तब तो हम बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तब खोजना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां है। तो इस तरह का पेयर का कॉम्बिनेशन करते हैं, पेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पेयर कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट पेयर कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है माय डियर, यदि आपको लग रहा है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें ऑफ या इन दिखाई पड़ रहा है, ध्यान दीजिए क्या दिखाई पड़े, जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें ऑफ प्रीपोजिशन या इन प्रीपोजिशन दिखाई पड़ रहा है, तो कंफर्म हो गया कि ऑफ और इन के बाद जो शब्द आएगा वो नाउन आएगा, और नहीं तो क्या आएगा, वर्ब आएगा। और यदि वर्ब आएगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि इसके बाद यदि वर्ब का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, वर्ब नहीं है, तो नाउन आएगा। और माय डियर, यदि यहां नाउन आ गया तो कंफर्म हो गया कि अब आगे वाला भी जो शब्द आएगा वो नाउन आ गया। या मान लीजिए आपको कोई नाउन लिखा हुआ है और नाउन के बाद में ऑफ या इन लगा हुआ है, तब आप तुरंत कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ या इन के पहले नाउन लगा हुआ है तो बाद में अब नाउन ही आएगा, अब यहां वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, वर्ब का पेयर नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम एक से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और तब हम खुद ही रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। पैराजम्बलिंग का जो रिजल्ट होता है, जो रीअरेंज खुद ही हो जाता है हमारा सेंटेंस वर्ड्स। देखिए ध्यान आगे देखिए, नेक्स्ट पेयर हमारा क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट पेयर जो कह रहा है माय डियर, कह रहा है कि वर्ड, यदि कोई वर्ड आपको लिखा हुआ है, उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि कंटेंट्स के रूप में एंड और या एज वेल एज कंजंक्शन दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि एज वेल एज और या एंड कंजंक्शन के पहले, इन तीनों के पहले जैसा शब्द पहले होगा, ठीक इसी श्रेणी का शब्द, इसी क्वालिटी का शब्द बाद में भी आएगा। मतलब इनके पहले वाला शब्द यदि नाउन है तो बाद वाला भी शब्द का कॉम्बिनेशन जो पेयर बनाएगा वो नाउन ही बनाएगा। यहां प्रोनाउन है तो यहां प्रोनाउन ही होगा, यहां एडजेक्टिव तो इधर एडजेक्टिव ही लगेंगे, इधर यदि वर्ब आएंगे तो यहां वर्ब ही आएंगे, यदि यहां वर्ब का प्रथम रूप है तो यहां भी वर्ब का प्रथम होगा, यदि यहां वर्ब का चौथा रूप होगा तो यहां भी वर्ब का चौथा रूप का ही पेयर बनेगा। आइए, तो ये तीन मूल हमारा सेट्स है
तीन मेन हमारा एसेट्स है जिसके जरिए आप वर्ड बेस्ड, वर्ड से संबंधित, वर्ड को जो रीअरेंज करना होता है और रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना होता है, इस प्रकार का रीअरेंजमेंट ज्यादातर एकेडमिक एग्जाम्स में पूछते हैं। हालांकि कभी कभी जो है कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स के एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं। तो आपको लेकिन कॉम्पिटिटिव का आपको काम करना है और किसी भी एग्जाम का काम करना है, अप्रोच आपको यहीं से डेवलप होगा। ये सबको जानना है, अप्रोच डेवलप करने के लिए, अपने आप को एक्सेस करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है माय डियर। देखिए, हम लोग कंटेंट्स आपके पास बहुत सारा आप देख पा रहे होंगे, आप देख लीजिए, खूब अच्छा से समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब हमें कुछ नहीं करना है। आपके पास सबसे पहला मैं क्या बताया था, सबसे पहला कोड क्या है, सेंटेंस की पहचान करना। तो सेंटेंस में मैं बताया था, सेंटेंस का जो सबसे पहला पहचान करना है वो कंस्ट्रक्शन के आधार पे करना है। तो देखिए, तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एक क्या है, ओपन एडजेक्टिव मिल रहा है, एक नाउन मिल रहा है। माय डियर, हमें पता है कि जिस वाक्य में एक नाउन, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब मिल रहा है, वह वाक्य अवश्य ही सिंपल होगा। तो हमें तो पता हो गया कि इससे जो सेंटेंस बनने जा रहा है वो सिंपल सेंटेंस बनने जा रहा है। अब सवाल उठ रही है कि सिंपल सेंटेंस में कैसा, इंट्रोगेटिव बनेगा क्या, एक्सक्लेमेटरी बनेगी, इंपरेटिव या ऑप्टेटिव बनेगा, या फिर असर्टिव बनेगा, कैसा बनेगा। तो माय डियर देखिए, इस वाक्य में कहीं भी कोई आपको साइन नहीं दिया हुआ है, मतलब फुल स्टॉप लगेगा। अब बताइए, तो फुल स्टॉप किसके किसके बाद लगता है, कौन कौन ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप अप्लाइड होता है। तो फुल स्टॉप जो हमारा अप्लाइड होता है माय डियर, वो होता है सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस के बाद में, लास्ट में, और दूसरा हमारा जो होता है माय डियर वो इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हम अप्लाई करते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि क्या इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ऑफर वाला जो वाक्य होता है, क्या उसमें इज आरएम हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या नाउन प्रोनाउन होता है, वर्ब का चौथा रूप होता है, नहीं होता है। तो ऐसे केस में हमारा ये जो है सेंटेंस क्लियर कर रहा है कि ये सेंटेंस हमारा क्या चीज है, असर्टिव है। तो असर्टिव का सेंटेंस बनेगा, ये भी क्लियर हो गया अब हमको कि हमारा ये सिंपल तो क्लियर है ही, असर्टिव सेंटेंस बनेगा। तो असर्टिव सेंटेंस जब हमको क्लियर हो गया कि ये असर्टिव सेंटेंस बनेगा, तो हमें पता है कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, या यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब से। परंतु यहां तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिखाई पड़ रहा है। मतलब इसमें जो हमारा अब क्या करना है, हमारा पहले ही बताया कि अब कॉम्बिनेशन करना है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करना है, मतलब एक कपल बनाना है, युग्म बनाना है। तो युग्म बनाने के लिए अभी हम लोग देख रहे थे क्या, कि जब सेंटेंस असर्टिव है तो उसमें युग्म बनता है किस आधार पे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो यहां सब्जेक्ट क्या हो सकता है, उसी को खोजना है। तो ध्यान दीजिए, पेयर में हम लोग यह भी देखे थे कि जब नाउन हो और आर्टिकल्स लगा हुआ हो तो आर्टिकल्स कहां आता है, नाउन के पहले आता है। माय डियर, यहां नाउन कहां कहां है, देखिए, गरीब लोग, पुअर। अब इसके पहले यदि द लगा देंगे तब हो जाएगा ना द पुअर, गरीब लोग। तो एक पेयर हमारा बन गया माय डियर। तो यहां मैं लिख दूंगा क्या, द पुअर, द पुअर हो गया। अब द पुअर हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो वाक्य के सब्जेक्ट अपने बाद किस चीज का कॉम्बिनेशन मांगता है, कि क्या डिमांड करता है, कौन सा पेयर मांगता है, हेल्पिंग वर्ब का डिमांड करेगा। क्योंकि हमको पहले पता है सेंटेंस असर्टिव है, तो माय डियर द पुअर के लिए क्या अप्लाई करेंगे, आर, द पुअर आर। अब जब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया तो वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का चौथा फॉर्म हमारा क्या है माय डियर, लीडिंग है, द पुअर आर लीडिंग, ये वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है माय डियर, दियर लाइव्स, दियर लाइव्स। अब हमारा अदर वर्ड है अंडर ओपन स्काई। देखिए, स्काई हमारा नाउन है और ओपन एडजेक्टिव है। तो हमें पता है कि एडजेक्टिव जो आता है माय डियर वो कहां आता है, नाउन के पहले आता है। और अंडर हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, नाउन के पहले लगता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पहले लगा दिए, उसके बाद हमारा नाउन है, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव बीच में आ जाएगा। तो अंडर ओपन स्काई, मतलब इसका भाव आपको यदि इसका तात्पर्य देखेंगे, मतलब गरीब लोग
द पुअर आर लीडिंग दियर लाइव्स अंडर ओपन स्काई, गरीब लोग खुले आसमान के नीचे अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। ये प्रथम वाक्य का अभिप्राय और इस तरह से इसको हम रीअरेंज किए। आगे देखिए सेकंड वाले सेंटेंस को देखते हैं। कह रहा है कि डू हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई पड़ गया, फेस मेन वर्ब दिखाई पड़ गया, वाई हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, WH वर्ड दिखाई पड़ रहा है माय डियर, नॉट, टू डिफिकल्ट हमारा डिफिकल्टीज नाउन हो गया, यू सब्जेक्ट है और वांट है। माय डियर एक हम यहां क्या देख रहे हैं, यू हमारा क्या है, सर्वनाम है, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे स्थिति में फेस नाउन भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन जब सेंटेंस थोड़ा क्रिएट होगा तब पता चलेगा कि किस रूप में यूज हो रहा है। और ध्यान दीजिए यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी देख रहे हैं, ये कंफर्म हो रहा है कि एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, मतलब ये सेंटेंस सिंपल का है और इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। यह इस बात को का इशारा कर रहा है कि ये सेंटेंस माय डियर इंट्रोगेटिव है। अब हमें पता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो कहां से शुरू होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा कॉम्बिनेशन होता है वर्ड का कि वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और यदि WH का वर्ड हो तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो आइए रख देते हैं, क्या लिख देंगे, वाई WH वर्ड हो गया, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया माय डियर, वाई डू सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, नॉट वांट मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट के बाद है चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, वांट, टू फेस चूंकि टू है माय डियर, टू है और टू के बाद हमारा कोई नाउन नहीं है कि टू के बाद हम नाउन को रखेंगे, तो हमें पता है कि टू के बाद नाउन नहीं रहता है तो वर्ब आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो पहला फॉर्म मतलब फेस जो है यहां वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो टू फेस, और डिफिकल्टीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डिफिकल्टीज। ध्यान दीजिए, व्हाई डू यू नॉट वांट टू फेस डिफिकल्टीज, आप डिफिकल्टीज परेशानियों का सामना करना क्यों नहीं चाहते हैं, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब हमारा मात्र 3 कोड सेंटेंस का पहचान करना, कंस्ट्रक्शन और उसके फंक्शन के आधार पे, दूसरा पेयर का कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, पेयर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इस पे यदि हमारा समझ हो गया तो हम सेंटेंस को एज यूजुअली किसी भी चीजों को देख करके बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे कोई नाउन प्रोनाउन दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। आइए यहां पे हमारा क्या दिखा, एक हमारा प्रोनाउन दिखाई पड़ा मी, जो ऑब्जेक्टिव केस में है, डू हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ रहा है, नीड हमारा नाउन के केस में भी यूज हो सकता है, वर्ब के केस में भी यूज हो सकता है, कॉल हमारा क्या है माय डियर, वर्ब है, इन प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, टाइम हमारा नाउन हो गया। इसमें ना तो कहीं कोई मेन वर्ब दिखाई पड़ रहा है, ना कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना कोई सब्जेक्ट है, चूंकि मी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन मी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट जहां है ही नहीं तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो क्या हमारा असर्टिव सेंटेंस बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसके लिए देखिए, और यहां कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है, तो माय डियर ये सेंटेंस जो है हमारा सिंपल का है, लेकिन सिंपल का कैसा सेंटेंस इससे बनेगा, तो इससे जो सेंटेंस बनने जा रहा है या इससे जो सेंटेंस बनेगा माय डियर वो हमारा इंपरेटिव का बन सकता है। एक्सक्लामेटरी का एक्सक्लामेशन साइन नहीं है, हमारा ऑप्टेटिव होने के लिए एक्सक्लामेशन साइन होना चाहिए, एक्सक्लामेशन साइन नहीं है, इंट्रोगेटिव होने के लिए हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए था, वो नहीं है, तो या तो असर्टिव बनेगा या हमारा इंपरेटिव होगा। तो असर्टिव के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कंफर्म हो गया कि इससे जो सेंटेंस डेवलप होगा, क्रिएट होगा, वो इंपरेटिव का होगा। तो इंपरेटिव की शुरुआत में हमें मेन वर्ब से करनी होगी। मेन वर्ब क्या है माय डियर, कॉल है, डू है, तो हम इसको शुरू कर सकते हैं, डू कॉल, डू कॉल मी इन। हमें पता है कि इन के बाद क्या आएगा, तो इन के बाद हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो नाउन का प्रयोग करेंगे। और तो नाउन हमारा क्या माय डियर, टाइम है, टाइम, और हमारा आर्टिकल्स भी दिखा हुआ है, तो आपको पता है कि आर्टिकल्स जो अप्लाई होता है नाउन के पहले होता है, इन द टाइम ऑफ नीड। तो आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो गया,
देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। डू कॉल मी इन द टाइम ऑफ नीड, आवश्यकताओं के समय में, आवश्यकता के क्षण में मुझे अवश्य ही कॉल करो। कितना आसानी से, जैसे ही हमें सेंटेंस आइडेंटिफाई हो रहा है, फिर बनाने में उसको कोई बिल्कुल एज इजली उसको बना पा रहा है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या करें माय डियर, लास्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे, लॉन्ग, कपल, योर। ध्यान दीजिए तो हमारा यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई पड़ गया। देखिए तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे ही हम देख लिए, देखिए तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हमारा न तो सेंटेंस में हमारा नाउन दिखाई पड़ रहा है, जो कंटेंट्स जो हमारा दिया हुआ है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें न तो ज्यादा नाउन है, न हेल्पिंग वर्ब है, न मेन वर्ब है। मतलब कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस जो हमारा है सिंपल कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बनेगा। सिंपल में भी कैसा बनेगा, सिंपल में असर्टिव बनेगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि साइन ऑफ क्या है, एक्सक्लेमेशन है। सिंपल में इंपरेटिव बनेगा, नहीं बनेगा। सिंपल में इंट्रोगेटिव बनेगा, नहीं बनेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही बनेगा। अब आपको दोनों के लिए, एक्सक्लेमेटरी के लिए हमें क्या चाहिए था, हाउ, सो, टू, व्हाट, ये सब कुछ चाहिए था, वैसा कुछ नहीं है। मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि इस तमाम शब्दों से यदि जो सेंटेंस डेवलप होगा वो ऑप्टेटिव होगा, और आपको पता है कि ऑप्टेटिव का स्टार्टर क्या होता है। तो ऑप्टेटिव का स्टार्टर हो सकता है आई विश, यू विश, वी विश, में। यहां क्या है, में, तो में से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो में, और उसके बाद सब्जेक्ट को रखिए। सब्जेक्ट यहां क्या हो सकता है, कपल, और कपल यहां क्या है, योर है, तो योर कपल, में योर कपल। वर्ब क्या है माय डियर, लास्ट, लास्ट, लॉन्ग, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा दिए, हो गया। मे योर कपल लास्ट लॉन्ग, मतलब आपकी जोड़ी सलामत रहे, बन गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश कर रहे हैं आप, ब्लेस कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पारा जंबलिंग का तो बस जो मैंने आपको 3 कोड बताया, इस 3 कोड को आप समझते हैं, मतलब बारीकियों को यदि आप समझते हैं, तीनों कोड कोई मैं ऐसा कोई एक चीज नहीं बता दिया है कि जो कभी आप सुने ही नहीं है, सब आपका जाना सुना हुआ चीज है। लेकिन 3 कोड पे यदि आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी तरह का वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रुपिंग है, उसका पाराजंबल आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल आपको करा देता हूं। नेक्स्ट देखिए जो है सेंटेंस माय डियर कह रहा है अ यू एंड जर्नी हैव। देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ। अब जैसे ही हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख लिए, यहां बहुत ज्यादा हमें नाउन, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं दिखाई पड़ रहा है, मात्र एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ रहा है। वर्ब यदि देखें तो कहीं कोई वर्ब, मात्र एक हेल्पिंग वर्ब को कहिए या वर्ब कहिए दिखाई पड़ रहा, बाकी कुछ नहीं। मतलब कंफर्म हो गया कि इससे जो सेंटेंस बनेगा कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का या मिक्स्ड का सेंटेंस इससे नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब सिंपल में हमें पता है कि 5 काइंड्स बन सकते हैं, वो कौन है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब हमारा यहां क्या मिल रहा है आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल रहा है, मतलब असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव छट गया। अब या तो ऑप्टेटिव बनेगा या एक्सक्लेमेटरी बनेगा। ये सारा चीज आपको पहले से पता है। तो ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या बना सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी के लिए क्या चाहिए था, एक्सक्लेमेटरी के लिए हाउ, व्हाट, नहीं, टू, सो, सच, ऐसा कुछ चाहिए था, कहीं नहीं है। देखिए विश है, विश पता है कि विश की बात हो गया, मतलब वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो बना दीजिए आप। ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्टार्टर क्या है वो आपको मैं बता चुका हूं, शुरू कर दीजिए। विश, सब्जेक्ट क्या है, यू, विश यू, हैव सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद चूंकि पहले ही इसको आप मेन वर्ब कहिए या आप कुछ क्या हेल्पिंग कहिए, तो मेन वर्ब के रूप में लीजिए। विश यू हैव हैप्पी एंड, यहां एंड लिखा हुआ है, सिंबल में दे दिया, प्लीजेंट जर्नी। माय डियर, अभी जब हम पेयर का कॉम्बिनेशन बना रहे थे, पेयर कंस्ट्रक्शन बना रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी एडजेक्टिव आएगा तो वो नाउन के पहले आया। देखिए जर्नी, जर्नी के पहले हमारा प्लीजेंट एडजेक्टिव और हैप्पी एडजेक्टिव है। एक और मैं पेयर बना करके आपको दिखाया था कि एंड और या एज वेल एज जो कंजंक्शन है, तो देखिए एंड जो है हमारा माय डियर हैप्पी एंड एक पेयर में है। तो आपको मैं बताया था कि एंड के पहले जिस तरह का वर्ड रहेगा उसके बाद में भी उसी तरह का वर्ड आ गया। तो प्लीजेंट हैप्पी हमारा यहां एडजेक्टिव है, तो प्लीजेंट भी हमारा एडजेक्टिव आ गया कि नहीं आ गया। तो अब बिल्कुल स्पष्ट देखिए हमारा हैप्पी एंड प्लीजेंट जर्नी। तो कोड जो आपको पेयर का कंस्ट्रक्शन का बताए हैं उसको देख करके भी आप पेयर कंस्ट्रक्ट करके भी बना सकते हैं। तो विश यू हैव अ हैप्पी एंड प्लीजेंट जर्नी, आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो।
नेक्स्ट हमारा जो कह रहा है, ये इस क्वेश्चन को ध्यान में लेते हैं और इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां कह रहा है कि इज सी काइंड व्हाट लो ऑफ गर्ल अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेवल। देखिए तो यहां क्या, एक नाउन, प्रीपोजिशन, व्हाट, एक हमारा सर्वनाम, एक हेल्पिंग वर्ब, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई पड़ रहा है। दो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, दो मेन वर्ब है ही नहीं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, मिक्स्ड कैसे बनेगी, मतलब स्पष्ट हो गया कि सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब सिंपल सेंटेंस बनेगा, हम कंफर्म है। सिंपल बनेगा तो सिंपल में कैसा बनेगा, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ऑप्टेटिव बनेगा या तो एक्सक्लेमेटरी बनेगा। देखिए क्या विश, ब्लेस या कर्स की बात हो रही है, नहीं हो रही है। व्हाट लगा हुआ है तो हमें पता है कि व्हाट, हाउ, शो, सच, टू, ऐसा कुछ लग गया मतलब एक्सक्लेमेटरी बनेगा। एक्सक्लेमेटरी का स्टार्टर क्या होता है, बनाइए। एक्सक्लेमेटरी का स्टार्टर मैं बताया हूं कि आप व्हाट से शुरू कर सकते हैं, तो आप बनाइए व्हाट, व्हाट अ लो लेवल काइंड ऑफ गर्ल सी इज। मैंने आपको एक नजर में, एक बार में आपको यहां पे क्लियर कर दिया। अब आप कहिएगा कि आप ऐसे कैसे लिख दिए, अचानक एक ही बार में आप क्यों लिख दिए, यहां पे कोई डिस्कशन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो माय डियर, मैंने अभी आपको बताया है कि कोई यदि आप नाउन देख रहे हैं तो नाउन का कॉम्बिनेशन यदि ऑफ प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन आ रहा है तो नाउन के साथ हो गया, तो हमारा एक पेयर जो बन रहा है वो यह बन रहा है काइंड ऑफ गर्ल। इस प्रकार की लड़की, उस प्रकार की लड़की। अब है यहां किस प्रकार का काइंड है, तो लो लेवल काइंड, लो लेवल काइंड है। अब यहां हमारा व्हाट से, चूंकि हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो व्हाट से शुरू किए। व्हाट के बाद आपका ए एंड द, माने जैसे ही एडजेक्टिव है, देखिए लो लेवल काइंड ऑफ गर्ल नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आपका ए एंड द लगता है। जो हम लोग पेयर का कोड देख रहे थे तो उस पेयर के कोड में हम लोग सीखे थे, तो ठीक उसी प्रकार से मैंने रख दिया व्हाट अ लो लेवल काइंड ऑफ गर्ल सी इज, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लाइक्स, डज, सूरज, लब। देखिए डज हमारा क्या हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। लाइक्स हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। लव हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। सूरज हमारा नाउन है। अब देखिए एवरीबॉडी भी हमारा क्या है माय डियर, तो ये भी हमारा क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए यहां दो नाउन प्रोनाउन, दो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो मेन हमारा मेन वर्ब मिल रहा है। तो जहां पे दो मेन वर्ब हो गया, दो नाउन प्रोनाउन हो गया, दो हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो वो सेंटेंस अवश्य ही कंपाउंड सेंटेंस होगा। मतलब ये सेंटेंस सिंपल नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो ठो इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज चाहिए जिसका अपना फुल मीनिंग हो, इंडिपेंडेंट मीनिंग हो। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एवरीबॉडी, यदि लिखते हैं एवरीबॉडी से शुरू करते हैं, एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी हमारा यहां क्या है, सर्वनाम है, वाक्य का सब्जेक्ट है, वाक्य बना रहे हैं, तो ये किस प्रकार का वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो एवरीबॉडी के साथ आप डज लगा सकते हैं या लाइक्स लगा सकते हैं। मैं यहां क्या लगा रहा हूं, लाइक्स। आप कहिएगा कि लाइक्स आप क्यों लगा दिए, तो माय डियर एवरीबॉडी के साथ लाइक्स लगेगा, हमारा लव नहीं लगेगा। एवरीबॉडी के साथ लव सो सकता था, लव नहीं होगा। लव तब होगा जब हमें डज लगाना पड़ेगा। मैं इसके साथ डज नहीं लगाया हूं, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं लाइक्स, डायरेक्ट V5 लिख रहा हूं। एवरीबॉडी लाइक्स, सब लोग लाइक्स करते हैं। किसको, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैं लिख दिया मी, एवरीबॉडी लाइक्स मी, सब लोग मुझे लाइक करते हैं। अब है यहां माय डियर बट, हमें पता है कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस में दो ठो इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए जो एंड से, और से, बट से, येट से जुड़ा हुआ रहता है। अब एक सेंटेंस तो हमारा बन गया, इंडिपेंडेंट है। अब यहां पे मैं बट लिख दिया, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एवरीबॉडी लाइक्स मी, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। बट अब आगे जो क्लाउज होगा, आगे जो सेंटेंस होगा, उसका भी तो नाउन प्रोनाउन होगा ना, सब्जेक्ट होगा ना, तो आगे का हमारा हो गया सूरज, बट सूरज। अब सूरज क्या लेगा अपने बाद, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेगा। अब यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी बचा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। डज के साथ नॉट लग जाएगा, और डज नॉट हो गया तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डज के साथ V1 हो गया, डज नॉट लव हो गया।
अब आपका सेंटेंस बन गया, एवरीबॉडी लाइक्स मी बट सूरज डज नॉट लव। सभी लोग मुझे लाइक करते हैं, लव करते हैं, लेकिन सूरज नहीं। होगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास 3 एग्जाम्पल और है, बारीकी से समझना है। देखिए यहां पे क्या लगा हुआ है माय डियर, सो दैट लगा हुआ है, बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। अब मैं पूरे कंटेंट्स को हमें देखने की अब कोई आवश्यकता ही नहीं रही। मैं जैसे ही वाक्य में सो दैट देख लिया, हमें जो कंटेंट्स मिल रहा है इसमें सो दैट मिल गया, मतलब ये सेंटेंस सिंपल का नहीं रहा, ये सेंटेंस कंपाउंड का भी नहीं रहा। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, बट, एंड, और ये सब होता है। लेकिन यहां है सो दैट। सो दैट जो है माय डियर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यदि करने के लिए आपको मिल जाए और वहां सो दैट, इफ, वेदर, दैट, देन, हेंस, देंस, दस, देयरफॉर एटसेट्रा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिल रहा हो, तो ऐसे स्थिति में वो जो सेंटेंस बनेगा माय डियर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए, और दूसरा जो सेंटेंस चाहिए क्या चाहिए? सबऑर्डिनेट क्लाउज चाहिए, डिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए। आइए ध्यान देते हैं अब कैसे बनेगा। तो माय डियर यहां पे एक सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट है उसमें लिख सकते हैं आवर। आवर कौन? आवर हमारा क्या? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो आवर, आवर के बाद क्या होगा? अब आप लोग बताइए आवर के बाद क्या होगा? टीचर। नाउन इसमें क्या है? टीचर। आवर टीचर। देखिए मार्क्स भी नाउन है, लेकिन मार्क्स जो है एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो आवर टीचर क्या चीज? गाइड। गाइड करने का काम कौन करेगा? टीचर। आवर टीचर गाइड्स अस। हमारे शिक्षक हम लोगों को गाइड करते हैं। यह सेंटेंस अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लाउज बन गया। अब हमें क्या बनाना है? डिपेंडेंट क्लाउज। तो डिपेंडेंट क्लाउज बनाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन चाहिए, इसलिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप रख दीजिएगा। आवर टीचर गाइड्स अस सो दैट। सो दैट हो गया कंजंक्शन से। अब आगे एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस के लिए फिर हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो वी, अब हमारा देखिए क्या बचा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई पड़ रहा है कुड। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट तो मेन वर्ब लिखेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो वी कुड, और उसके बाद क्या है? मेन वर्ब ऑब्टेन, और ऑब्जेक्ट क्या है? गुड मार्क्स। अब आपका सेंटेंस देखिए तो कॉम्बिनेशन हमारा वर्ड्स का तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल एज इजली बन रहा है। मतलब आवर टीचर गाइड्स अस, हमारे शिक्षक हमें गाइड करते हैं, सो दैट, ताकि वी कुड ऑब्टेन गुड मार्क्स, ताकि हम लोग अच्छा मार्क्स हासिल कर सकें। सेंटेंस बन गया। तो यदि पेयर कंस्ट्रक्ट करने का हमारे पास आइडिया है, यदि सेंटेंस को हम पहचान पा रहे हैं कि किस प्रकार के वर्ड्स को देखने के बाद यदि हमें कंफर्म हो गया कि इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा, तो हम बिल्कुल इजीली वे में बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस हमारा कह रहा है कि आर, बिकॉज। अब जैसे ही बिकॉज लगा हुआ है, एक कंजंक्शन मिल गया। बिकॉज कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आगे देखिए, दे, इज, इल, सोनू एंड ब्रदर गॉन सिनेमा, ही इज अब्सेंट, द टू है। देखिए एंड भी कंजंक्शन है और बिकॉज भी कंजंक्शन है। अब देखिए यहां ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी दिखाई पड़ रहा है और हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है। तो मैं बताया था कि वैसा कोई भी वाक्य या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दोनों है, तो वो वाक्य जो होगा अवश्य ही मिक्स्ड सेंटेंस होगा। अब आपको पता है कि मिक्स्ड सेंटेंस में जो दो सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट होता है, जो क्या बनता है आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, और एक सेंटेंस जो होता है डिपेंडेंट होता है। तो आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा माय डियर? दे आर अब्सेंट। दे आर अब्सेंट, वे लोग अनुपस्थित हैं। वे लोग क्या हैं? अनुपस्थित हैं। क्यों अनुपस्थित हैं? बिकॉज, उनके अनुपस्थित होने का कारण है दे आर अब्सेंट, वे लोग अनुपस्थित हैं। बिकॉज, बिकॉज सोनू
अब यहां देखिए माय डियर, लिखा हुआ है हीज। अब हीज शब्द उसका किसके लिए आएगा? सोनू के लिए ही ना आएगा, तो हीज सोनू तो होगा नहीं, मतलब आगे वाला केस में आएगा। तो लिखेंगे सोनू इज इल एंड हीज ब्रदर हैज गॉन टू द सिनेमा। देखिए तो कितना आसान से आप बना लिए। कह रहा है कि दे आर एब्सेंट, वे लोग अनुपस्थित हैं, क्योंकि किनके किनके बारे में अनुपस्थिति की बात हो रही है? सोनू का और उसके भाई का। तो वे लोग दोनों कहां अनुपस्थित हैं? क्योंकि सोनू जो है आज बीमार है और उसका भाई सिनेमा देखने चला गया है। तो देखिए हमारा मिक्स्ड सेंटेंस हो गया। तो हम देख करके केवल सेंटेंस में कुछ छुपे हुए शब्दों को देख करके पहचान जाएंगे कि हमारा वो किस प्रकार का सेंटेंस फ्रेम होगा, और जैसे ही पता चलेगा कि ये इस प्रकार का सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है, ऐसा सेंटेंस बनेगा, तो उसके लिए आपको मैं कोट्स दिया हूं कि वो सेंटेंस कैसे बनता है। उस कोट्स के हिसाब से आप उसको रीअरेंज कर देंगे। उसका स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग का मैं आपको कोड दिया हूं कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग का किस तरह से उसका क्या कोडिंग अप्लाई करते हैं, हम उसका कैसे कंबाइन करते हैं एक वर्ड से दूसरे शब्दों को, इसका कोड आपके पास है। आइए एक लास्ट जो आज हम लोगों का जो इस कोड का, इस एपिसोड का, इस वॉल्यूम का जो लास्ट एग्जांपल है माय डियर, वो ये कह रहा है एनी। एनी हमारा क्या है माय डियर? एनी हमारा नेगेटिविटी को दिखाता है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। रुपीज नाउन है, हैड ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पे मेन वर्ब है, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको बताया था, देखिए तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, हमारा देखिए एक यहां क्या है, सब्जेक्ट है आई, सर्वनाम है, रेंट हमारा वर्ब है माय डियर, और हमारा क्या है माय रूम नाउन है। तो ये देखिए क्या दिखा रहा है, सब एक है, सिंगल है। तो ये दिखा रहा है कि ये जो सेंटेंस इससे बनेगा सिंपल सेंटेंस बनेगा। कैसा सेंटेंस बनेगा? सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब देखिए कहीं भी कोई मार्क नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप या तो क्या बनेगा, हमारा इंपरेटिव बनेगा या असर्टिव बनेगा। परंतु इंपरेटिव के लिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट सामान्यतः नहीं होता है। मतलब स्पष्ट हो गया कि इससे जो सेंटेंस बनेगा माय डियर असर्टिव बनेगा। असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास स्टार्टर क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा? तो सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट के रूप में क्या आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो आइए मैं क्या लिखूंगा, सीधा लिख दूंगा आई। सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई, मैं। अब आई के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई पड़ रहा है, हैड, तो लिख देंगे हैड। अब यहां देखिए मैं अभी बताया था हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है माय डियर, मेन वर्ब यहां कुछ वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। आई हैड हार्डली एनी रुपीज टू पे माई रूम रेंट। अब यहां पे देखिए आपका सेंटेंस बन गया। मतलब आई हैड हार्डली एनी रुपीज, मेरे पास शायद ही पैसा है, ना के बराबर पैसा है, टू पे माई रूम रेंट, मेरा अपना रूम रेंट पे करने के लिए, देने के लिए मेरे पास शायद ही पैसा है, मेरे पास ना के बराबर पैसा है। तो माय डियर आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहा होगा, काफी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सेंटेंस का रीअरेंजमेंट का बात करेंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक दें, शेयर करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।